तो एज में वियर एंड टियर रिलेटेड। अब आप पूछेंगे कि सभी लोगों में क्यों नहीं आता, कुछ लोग 80-90 साल की उम्र में भी ज़्यादा खराब नहीं है घुटने, कुछ लोगों के 40-50 साल में ही खराब होने लगे। तो इसका जो प्राइमरी फैक्टर होता है कि हमारे कूल्हे, घुटने और पंजे का नेचुरल एक्सिस कैसा था। तो अगर वो तीनों कूल्हे, घुटने और पंजे के जो सेंटर्स हैं वो लगभग एक ही रेखा में है या लगभग एक ही रेखा में, विद 3-4-5 डिग्रीज ऑफ ईच अदर, तो इसको बोलते हैं आइडियल हिप नी एंकल एक्सिस। तो अगर ऐसा रहता है नेचुरल हमारा बनावट, तो हमारे वियर एंड टियर काफी स्लो होता है लेकिन स्लो होता है, जनरली लाइफ टाइम सर्जरी का जरूरत नहीं होता। लेकिन अगर ये एक्सिस नेचुरली थोड़ा सा डेविएटेड है तो हमारे घुटने के किसी एक भाग पर बचपन से ही ज्यादा लोडिंग हो रहा है, तो हमारे घुटने का अंदर वाला या बाहर वाला हिस्सा उधर ओवरलोडिंग होने से वो हिस्सा जल्दी खिसकने लगता है, तो 40-50 साल तक आते हमारे घुटने में वियर शुरू हो जाता है। तो यह प्राथमिक कारण है कि नेचुरल एक्सिस हमारा कैसा था, और ये एक्सिस फैमिलीज में रन करता है। ये एक्सिस जेनेटिक होता है, फैमिली से रन करता है। आर्थराइटिस अपने आप में जेनेटिक नहीं है, वो केवल मैकेनिकल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसमें कुछ और ऐसी चीजें हैं जो ऐड ऑन हो जाए तो आर्थराइटिस और तेज हो सकता है। जैसे हमारा बॉडी वेट ज्यादा हो तो मैकेनिकल लोडिंग बढ़ गया, घुटना जल्दी खराब होगा। हमें डायबिटीज हो, हमारा वियर रेट बढ़ गया। अगर हम बचपन में या एडल्टहुड में कुछ ऐसी चोटें हमें लगी हो जिनका हमने सही से इलाज नहीं कराया तो घुटना अनस्टेबल हो गया, लिगामेंट इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई, और हमने कायदे से इलाज नहीं कराया, तो जैसे गाड़ी के टायर के 4 में से 2 नट निकाल दीजिए तो थोड़ा लूज हो जाता है, जल्दी घिसता है या बैलेंस से खराब हो जाती है, या कुछ फ्रैक्चर हुए थे और बहुत अच्छे से परफेक्ट इलाज नहीं हुआ, तो ऐसे में घुटनों का वियर बढ़ जाता है। अगर हम बहुत बेतहाशा स्मोकिंग करते हैं तो ऑक्सीडेंट स्ट्रेस बॉडी पर इतना होता है कि हमारा कार्टिलेज ब्रिटल होने लगता है ना। अगर हम इस तरीके के बहुत हैवी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं जो नेचुरली हमारा बॉडी करने के लिए नहीं बना है, जैसे कि बहुत हैवी वेट्स, रेसलिंग और ये सब चीजें, तो हमारे घुटने जल्दी खराब होते हैं। तो ये सब है मॉडिफाइबल फैक्टर्स। मॉडिफाइबल फैक्टर्स तो अनेक हैं, लेकिन प्राथमिक फैक्टर है कि नेचुरल एक्सिस कैसा था। आशा करता हूँ आपके सवाल का जवाब। और वाइटामिन डी सप्लीमेंटेशन ये हमारी बोन की स्ट्रेंथ के लिए होता है, जिस इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन। घुटने के कार्टिलेज पे इसका कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं है। और यूजुअली ये जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि ग्रीस कम हो जाना, एक्चुअल में ग्रीस कम नहीं होती। इट इज द लेयर ऑफ कार्टिलेज ओवर द बोन, यानी हमारी हड्डी की जो फीमर और टिबिया है उसके ऊपर एक परत होती है कार्टिलेज की, जो कि अराउंड 8 से 9 मिलीमीटर मोटी होती है। इस परत की उम्र के साथ घिस जाने की वजह से घुटने खराब होते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये परत खत्म हो जाती है तो हमारी हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, तब वो डिफॉर्मिटी डेवलप होने लगती हैं, जिसमें कि हमारे घुटने टेढ़े होने लगते हैं। ठीक है, तो ग्रीस एक कॉमन भाषा में थोड़ा मिथ्याजनक वर्ड है, लेकिन एक्चुअली इट इज द कार्टिलेज दैट इज गॉन आउट। आपने ग्रीस नाम के बहुत सारे इंजेक्शन भी सुने होंगे, और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब ग्रीस वाला इंजेक्शन लगा दो, 20,000 का इंजेक्शन है, मुझे बताया गया वो लगवाने से जो है घुटना सही हो जाता है। उन इंजेक्शन से सबको फायदा होता है, पेशेंट के अलावा। I will not mince my words here. It is a huge burden on the healthcare budget of the country. क्योंकि ये हमारे उस मानव प्रवृत्ति का शोषण करती है, ना केवल एक ग्रीस वाले इंजेक्शन बल्कि और ऐसी तमाम दवाएं जो ये प्रॉमिस करते हैं कि कार्टिलेज रीजनरेट होगा, ये उस प्रवृत्ति का शोषण करती हैं जो यह चाहती है कि हमें मेहनत ना करनी पड़े और हम स्वतः ठीक हो जाएं। देखिए, मैं यहाँ बैठ के ऑपरेशन के बारे में बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ, परंतु कल को मुझे ही ऑपरेशन के लिए जाना हो तो मैं भी सोचूंगा किसी तरह बचे जाऊँ। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? एवरीवन वांट्स दैट। जब ऑपरेशन करने वाले को ही ऑपरेशन पसंद नहीं तो करवाने वाले को कैसे पसंद होगा? तो ऑपरेशन तो किसी को पसंद नहीं, परंतु सच यह है कि जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है उसका इलाज भी मैकेनिकल तरीके से ही होगा। लेकिन फिर भी एट द बैक ऑफ द माइंड हमको मालूम होते हुए भी हम कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करना ही चाहते हैं कि चलो ट्राई करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। इन सब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को जो ऐसी चीजों को प्रोपेगेट करती है, उन्हें केवल एक मौका चाहिए। पॉपुलेशन इतनी है कि एक मौके में उनका प्रॉफिट और बैलेंस जो शीट है वो एकदम ग्रीन में रहता है, समझ रहे हैं? तो और उसके बाद कोई उन्हें सुई नहीं करता। मजे की बात यह है
सर्जन्स को स्यू करने में लोग बहुत तत्पर रहते हैं, उनको भड़काने वाले बहुत लोग होते हैं, तुम्हारा ऑपरेशन में कोई गड़बड़ हो गया, है ना? मैं भी चाहता इनको साथ सकता था, है ना? परंतु ये किसी सर्जन की इंटेंशन खराब नहीं होती, मैं इतना जानता हूँ, ठीक है? उसको एमबीबीएस या डॉक्टरी में डकैती करना नहीं सिखाया जाता, अलग से उसके लिए कोई क्लासेस नहीं होती, अंडरस्टैंड? लेकिन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को कोई स्यू नहीं करता है कि आपने हमें ऐसा क्यों रास्ता दिखाया जिससे हमारा कीमती समय, धन, ऊर्जा सब व्यर्थ गया। तो दिस इज अ वेरी सेफ गेम टू प्ले, इसलिए वो किया जाता है। जब कार्टिलेज में पुनर्निर्माण की क्षमता ही शून्य हो तो गणित सब जानते हैं, शून्य को गुणा कीजिए किसी चीज से, जवाब क्या होगा? शून्य। तो वो रीजनरेशन जब पॉसिबल ही नहीं है तो ग्रीस क्या करेगी? आप डाल दीजिए ग्रीस, जितनी मर्जी डालिए, जितना मर्जी देसी घी खाइए। जी, ये तो एक नियम है प्रकृति का कि एक्सपोनेंशियल, है ना? 100 मीटर की रेस में 10 सेकंड से 9.9 सेकंड करने में एथलीट का क्या हाल होता है, पूरा जीवन निकल जाता है ना? तो श्रुति कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं चल सकती हूँ तो इस संसार में कोई भी चल सकता है। मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि मैं चल पाऊंगी, बट ऑल थैंक्स टू डॉक्टर लोगानी एंड स्टीव कि मैं अब चल पा रही हूँ, खड़ी हो पा रही हूँ, अपने काम खुद कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। उसमें क्या प्रक्रिया होती है? ये अक्सर एक उम्र के साथ हो जाता है, क्यों होता है? जो कर्व हो जाती है वैसे केसेस तो बहुत कॉमन है, वैसे केसेस तो बहुत कॉमन है। बहुत सिवियर कर्व की ऐसे भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। उसको करेक्ट करने के लिए घुटने के अंदर वाले हिस्से में, इनर साइड में या कॉन्केविटी है, वहाँ के सॉफ्ट टिश्यूज बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं, उसको रिलीज करना होता है। और घुटने की हड्डियों के अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे बने होते हैं, उनको गड्ढों को ग्राफ्ट से भर करके फिर उसका डिफॉर्मिटी करेक्शन होता है। तो वो इस तरह की डिफॉर्मिटीज जो अभी आपने दूसरा क्रॉलिंग पेशेंट देखा था, वो उसकी तुलना में वो बहुत कॉमन डिफॉर्मिटी है जो हम लोग मतलब आए दिन देखते ही रहते हैं। यहाँ तो रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है घुटनों का, आपने उसको ऑपरेशन करके रिप्लेस किया है। जो अगर इस देश में देखा जाए कि रिप्लेसमेंट किया जाए उस पार्ट को, तो वो उसको सक्सेसफुल नहीं रहा। क्योंकि अभी हम अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी बहुत समय तक उनका स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेस नहीं रहता। तो क्यों इस तरीके से ये जो कोशिशें की जाती है? ये जो आप बात कर रहे हैं, आपने उदाहरण दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ये 20-25 साल से मैं ऐसे उदाहरण सुन रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि किसी भी पेशेंट का जो ओवरऑल आउटकम होता है वो केवल सर्जिकल एक्सीलेंस पर डिपेंड नहीं करता। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहला स्टेप कि सही पेशेंट का चयन, ऑपरेशन के लिए कौन सा पेशेंट को चूज करना है? तो जो ये साइंटिफिक बात है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी में सबको मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी probably had already neurological disorder which was progressive in nature, जो ऑपरेशन के समय उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर वो था। तो वो प्रोबेबली इनिशियल असेसमेंट में कहीं इग्नोर हुआ। अब सर्जरी तो अच्छा हुआ था, वो एक्सरे भी हम देख चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद उनको चलना अपनी मसल्स और अपने नर्व्स के पावर से होता है। तो यदि वो ना हो और वो फिजियोथेरेपी से भी इम्प्रूव होने की काबिलियत ना हो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, तो फिर ये उसी तरह की सिचुएशन होगी कि गाड़ी के टायर तो बदले गए लेकिन इंजन ही खराब था। तो अब क्या किया जाए, है ना? तो सबसे पहला स्टेप होता है अच्छे आउटकम के लिए सही पेशेंट का चयन, जो कि एटलीस्ट हमारे सेंटर पर हम एवरेज 10 से 12% मरीजों को ऑपरेशन के पहले जो फिजिकली स्क्रीन करते हैं उसमें हम लोग ऑपरेशन मना कर देते हैं कि आपके घुटने तो खराब है लेकिन ऑपरेशन से आपको बहुत लाभ नहीं होने वाला। ऐसी बहुत सी फिजिकल कंडीशंस होती हैं, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स आते हैं, पेशेंट्स के इन्वेस्टिगेशंस, मेडिकल टेस्ट, उसमें यदि कुछ पेशेंट्स की अगर मेडिकल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है ऑपरेशन में, तो उनको सर्जरी से हटा दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। ऐसा लगभग 1 से 2% होता है हमारे सेंटर पर। मैं अपने ही सेंटर का डेटा आपको बता सकता हूँ। अब इसके बाद आता है रोल सर्जिकल टेक्निक। तो सर्जिकल टेक्निक में ह्यूमन एरर्स ना हो और ट्रॉमा कम से कम हो। मैं कई बात से हमारे सेंटर पर हम लोग
एडवांस्ड रियल टाइम रोबोटिक नेविगेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि नेचुरल बोन डैमेज बहुत मिनिमाइज हो जाती है ऑपरेशन में, ब्लड लॉस बहुत कम हो जाता है और सर्जिकल ह्यूमन एरर्स होने का स्कोप एलिमिनेट हो जाता है। तो इसका जो लाभ पेशेंट्स को मिलता है वो सर्जिकल एक्सीलेंस की तरफ और ले जाता है, जिससे रिजल्ट्स हमारे थोड़े जल्दी आते हैं और एक्यूरेसी अच्छा है, रहने से इम्प्लांट्स की ड्यूरेबिलिटी लाइफ बढ़ जाती है। अब ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप इम्प्लांट्स सब हो गया, सर्जरी हो गया, उसके बाद रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन अगर अच्छा हो, मेटिकुलस हो, ओवर एग्रेसिव ना हो, ओवर एग्रेसिव होने से भी गड़बड़ होती है, तो पेशेंट्स को कस्टमाइज्ड रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है। यानी हर पेशेंट अलग है तो हर पेशेंट का रिहैबिलिटेशन भी अलग होना चाहिए। तो वो हम कस्टमाइज्ड रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल जब डिजाइन करते हैं रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर कंसल्टेशन में, क्योंकि हमने ऑपरेट किया है पेशेंट, हम अंदर की बारीकी, अंदर का क्यूआर कोड जानते हैं, समझते हैं, जो एक अननोन फिजियोथेरेपिस्ट नहीं समझता। तो जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी में कि घुटने का ऑपरेशन हुआ तो फिजियोथेरेपी कराओ, उसका अर्थ ये नहीं है कि अनसुपरवाइज्ड फिजियोथेरेपी कराओ, उससे नुकसान होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अगर हम कस्टमाइज्ड रिहैबिलिटेशन करें तो वो फिजियोथेरेपी से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाते हैं, केवल देश भर में ही नहीं दुनिया भर में हो रहे हैं। और जाहिर है कोई भी सर्जरी होती है उसमें कुछ इनहेरेंट कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस होना इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी सर्जरी। यदि कोई सर्जन ऐसा कहे कि हमारे हाथ से या हमारे सेंटर पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ कभी, तो इसका दो में से केवल एक ही अर्थ है। पहला, या तो आप स्वयं भगवान हैं साक्षात, या दूसरा, या आपने कभी कोई ऑपरेशन ही नहीं किया। तो कॉम्प्लिकेशंस तो होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस का अर्थ ये नहीं है कि सर्जन का इंटेंशन was not good. Complication is a part and parcel of everything, not just a surgery. पर हमको देखना यह है कि अब इस कॉम्प्लिकेशन होने के बाद आगे क्या। तो मैसेज ये सोसाइटी तक जाना चाहिए कि नी रिप्लेसमेंट के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और हर कॉम्प्लिकेशन लाइलाज नहीं होता। इतने सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी यदि हम कोई ऐसा सेंटर, कोई ऐसे सर्जन्स जिनका एक्सपर्टीज, जिनका एक्सपीरियंस, जिनका अनुभव ऐसे कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करने में सफल रहा हो, अगर हम चूज करें, अगर हमारे सेंटर पर सारी बैकअप फैसिलिटीज हो कि बाय चांस कुछ और एक्स्ट्रा इंजरी भी हो जाए तो उसको हैंडल करने के लिए भी हमारे पास सेटअप होना चाहिए। मान लीजिए खून की नस कट जाए तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास वेस्कुलर सर्जन होना चाहिए। ताकत की नस इंजर हो जाए तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास न्यूरो सर्जन होना चाहिए। तो इस तरीके से अपने सर्जन और सेंटर का जब चयन किया जाए तो इतनी जटिल कॉम्प्लिकेशंस भी लाइलाज नहीं है। दैट इज नॉट द एंड ऑफ होप। देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ टनल।